औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, वंस अगेन मोहम्मद ज़मीर मिर्ज़ा मुखातिब हूँ आप लोगों से अपने यूट्यूब चैनल की तरफ से। और आज की जो वीडियो है वो यूरिक एसिड क्या है, इसके असबाब क्या हैं, वजूहात क्या हैं, इससे किस तरीके से लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन आप बाकायदा ग़ज़ा से कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है, और अगर इसके लिए मेडिकेशन यूज़ करनी पड़े तो फिर उसके लिए जो फेबॉक्सास्टैट जो इस वक्त मार्केट के अंदर सबसे यूनिक ड्रग अवेलेबल है उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, ताकि इस वीडियो की मदद से उन तमाम लोगों की भी रहनुमाई हो सके जो कि यूरिक एसिड में मुब्तला हैं, और उन तमाम मेरे दोस्तों की, कुलीग की, रिप्रेजेंटेटिव की जो कि डॉक्टर चैम्बर के अंदर जाते हैं और उन लोगों को इस प्रोडक्ट को डिटेल करने में, बताने में अगर कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है तो उनके लिए भी हेल्प होगी। तो मैं आप लोगों से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। आगाज़ करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, और उसके बाद दरूद पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनके सदक़े में ये सारी कायनात है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। तो जैसा कि मैंने अभी आपको शुरू में बताया, टॉपिक हाइपरयूरिसीमिया और फेबॉक्सास्टैट, जो कि मैं चूँकि फार्मास्यूटिकल कंपनी से वाबस्ता हूँ और उससे रिलेटेड भी अवेलेबल है, जो कि इस वक्त ब्रांड मार्केट में अवेलेबल है और ब्रांड लीडर है गोयूरिक। तो उसके हवाले से भी कुछ ज़रूर बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आगाज़ करता हूँ मैं। सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि ये जो असल में स्टार्ट होता है सारा कुछ, ये जो यूरिक एसिड है और इससे रिलेटेड जितने भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो कुछ भी है, वो प्योरीन से स्टार्ट होता है। तो प्योरीन क्या है? ये अगर तो डेफिनेशन बताऊँ, ये एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपोज ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन। प्योरीन्स बेसिकली दो जो हैं एडेनिन और गुआनिन, जो कि डीएनए की फॉर्मेशन के अंदर यूज़ होते हैं, उनसे मिलकर ये दोनों कंबाइन होते हैं तो प्योरीन्स बनते हैं। अब आप इसको याद रखिएगा और आगे इसको डिटेल में मैं बताऊंगा कि कैसे प्योरीन एक्चुअली इज़ अ फॉर्म ऑफ प्रोटीन जो कि डाइट से आती है। एक्चुअली ये चार है तो पांच है, लेकिन चार ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं जो कि डीएनए के अंदर इस यूज़ होते हैं पेयर्स की सूरत में, जिनको एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन कहा जाता है। ये चारों बेसिस हैं डीएनए की। एडेनिन और साइटोसिन का एक पेयर होता है एसी जिसे कहते हैं, और गुआनिन और थायमिन का जिसे जीटी कहते हैं। तो ये बेसिस बनाती हैं, जो एडेनिन और गुआनिन है वो मिलके प्योरीन्स बनाती हैं, जो कि फॉर्म ऑफ प्रोटीन है, जो कि डाइट से आती है। और इसी तरह जो साइटोसिन और थायमिन है, और इनके साथ एक और यूरेसिल अगर ऐड करें तो ये पैरामिडीन्स बनाते हैं। ये बेसिकली बेसिस हैं डीएनए की। डीएनए, ये भी बता दूं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो कि एक जेनेटिक मटीरियल है जो कि पेरेंट्स से बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र होता है, जिससे बच्चों के अंदर वालिदैन की खसूसियात ट्रांसफ़र होती हैं। डीएनए और आरएनए की बेसिस ये पांच है, 5 नाइट्रोजनस बेसिस हैं, अभी आपको बता चुका हूँ, जिनमें जो गुआनिन और एडेनिन है और साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल है। तो जो पहले दो हैं गुआनिन, एडेनिन, वो प्योरीन्स बनाती हैं जो कि डबल रिंग स्ट्रक्चर है, और सिंगल रिंग स्ट्रक्चर में साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल है जो कि सिंगल रिंग स्ट्रक्चर बनाती हैं। ये बेसिस हैं बेसिकली। हम ज़्यादातर बात करेंगे अब प्योरीन्स की। तो वो कौन सी फूड है जिनके अंदर प्योरीन मौजूद है, जो कि नेचुरली हमें मिलती भी है और कुछ हमारी बॉडी के अंदर कन्वर्ट भी होती है। रेड मीट है, बीफ है, लैम्ब वगैरह है, ऑर्गन मीट है जिसके अंदर लिवर, किडनीज है, सी फूड्स है जितनी भी है, और कुछ लोग जो अल्कोहल वगैरह यूज़ करते हैं। तो टू मैनी प्योरीन इन द बॉडी कैन कॉज यूरिक एसिड इन द किडनीज टू क्रिस्टलाइज एंड हार्डन रिजल्टिंग इन किडनी स्टोन्स। तो अगर बहुत ज़्यादा प्योरीन लेना शुरू कर देंगे ग़ज़ा के अंदर तो ये किडनी उसको एक्चुअली जो है ना वो फिल्ट्रेट सही तरीके से, यानी एक्सक्रीट आउट नहीं कर सकेगा बॉडी के अंदर से, और वहाँ पे क्रिस्टल बनने शुरू हो जाएंगे, वो हार्ड हो जाएंगे। जब हार्ड होंगे तो जिसकी वजह से वो किडनी के स्टोन बन जाते हैं, और उसकी वजह से यूरिनेशन के अंदर भी प्रॉब्लम होती है। तो यूरिक एसिड जो केमिकल क्रिएटेड व्हेन द बॉडी ब्रेक डाउन सब्सटेंसेस कॉल्ड प्योरीन। जब प्योरीन ब्रेक डाउन होती है तो यूरिक एसिड बनता है। यूरिक एसिड नेचुरली हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है, इसके लेवल 6 से अगर कम है तो इट डजंट मैटर, ये बॉडी के अंदर मौजूद है, किडनी से एक्सक्रीट आउट होता रहता है, बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है, और कुछ फूड और ड्रिंक्स में भी होता है। फूड्स विद हाई कंटेंट ऑफ प्योरीन इंक्लूड लिवर, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, उनके अंदर लिवर है, और उसके बाद एंकोवाइज है, उसके बाद मैकरल्स हैं, ड्राइड बीन्स हैं, पीज़ हैं, और बियर वगैरह, इनके अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है। तो ये लेंगे तो ज़ाहिर बात है प्योरीन्स के लेवल बढ़ेंगे तो यूरिक एसिड के लेवल भी इंक्रीज़ हो जाएंगे। ये कुछ डाइट है जो कि हाई यूरिक एसिड डाइट चार्ट है, आपके सामने
मतलब अगर हम डाइट अपनी बनाएं तो 11 AM, फिर उसके बाद 1 PM, 4 PM, 8 PM और उसके बाद 9 AM, इसके ऊपर ये चीज़ें हम लें अगर, तो हमें टोटल जो कैलोरीज चाहिए वो 1800 किलो कैलोरीज पर डे के अंदर चाहिए। कैलोरीज की भी आगे डिवाइड किया हुआ है। टोटल फैट कितने चाहिए, 25 ग्राम चाहिए। कैल्शियम कितना चाहिए, 600 मिलीग्राम। सोडियम कितना चाहिए, और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स कितने चाहिए, प्रोटीन्स और आयरन, ये सारी क्वांटिटी बाकायदा मेंशन है जो कि मिला के टोटल कैलोरीज देती है, जो कि हमें डेली रूटीन में चाहिए, जिससे हमारी बॉडी की नरिशमेंट होती रहती है। तो अब आ जाए कि प्योरीन्स जब बेसिकली कन्वर्ट होती हैं हाइपोजेंथीन के अंदर, हाइपोजेंथीन के अंदर जब कन्वर्ट होती हैं तो एक आता है जेंथीन ऑक्सीडेज, जो कि एक एंजाइम ही टाइप ले लें, ये कन्वर्ट करता है हाइपोजेंथीन को, हाइपो उतार देगा, जेंथीन में कन्वर्ट करेगा, जेंथीन में दोबारा आएगा और फिर उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा यूरिक एसिड में। ये नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन अगर प्योरीन के लेवल बॉडी के अंदर बढ़ जाते हैं तो उस वक़्त अब स्टॉप करना है, कोशिश करना है कि यूरिक एसिड कम बने, क्योंकि यूरिक एसिड के लेवल एलिवेट हो रहे हैं बॉडी के अंदर। तो फेबॉक्सास्टैट यो गोयूरिक है, उसका मोड ऑफ एक्शन ये है कि ये सेलेक्टिव इनहिबिटर है जेंथीन ऑक्सीडेज को। सेलेक्टिव इसलिए कहा गया है कि कुछ लेवल जो यूरिक एसिड के वो डेफिनेटली जो नॉर्मल प्रोसेस चल रहा है वो चलता रहेगा। यहीं पे बताऊंगा कि जो कन्वेंशनल थेरेपी एलोपेरेनॉल है वो जेंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है कंप्लीटली, लेकिन जो फेबॉक्सास्टैट है ये सेलेक्टिव जेंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है। तो जेंथीन ऑक्सीडेज क्या करता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम है जो कि बेसिकली कैटालाइजेशन करता है, हाइड्रोक्सिलेशन करता है हाइपोजेंथीन को जेंथीन के और फिर जेंथीन को यूरिक एसिड में, जो कि किडनी से एक्सक्रीट होता है। नॉर्मल प्रोसेस चलता रहे, 6 से कम रहे यूरिक एसिड के लेवल, तो ये निज़ाम ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन एक्सेस प्रोडक्शन हो जाए किसकी, प्योरीन्स जब ज़्यादा हो तो प्रोडक्शन एक्सेस हो जाएगी यूरिक एसिड की, ये एक्सेस होगी तो फिर उसकी एक्सक्रीशन इनएडिक्वेट या सही तरीके से नहीं होगी, जिसकी वजह से हाइपरयूरिसीमिया हो जाएगा। और वो ये जो डिज़ीज़ है वो फिर अगर इसको राइट एंड टाइम पे केटर ना किया जाए तो यही फिर जाके जो क्रिस्टल्स हैं यूरिक एसिड के वो हार्डन होते हैं, टोज़ के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं, टोफाई की सूरत में बन जाते हैं, और फिर ये आर्थराइटिस या गाउट की सूरत में इख्तियार कर लेते हैं, जो कि सख्त हो जाते हैं जॉइंट के अंदर, और फिर उसके लिए ड्रग का ट्रीटमेंट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। हाइपरयूरिसीमिया के अंदर जो जेंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर अभी मैंने बताया, फेबॉक्सास्टैट या गोयूरिक साथ एलोपेरेनॉल भी है, लेकिन चूंकि वो कन्वेंशनल थेरेपी है वो कंप्लीटली इनहिबिट करती है, तो ये सेलेक्टिव और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। एलोपेरेनॉल ये है कुछ ड्रग के फूड के साथ उसका इंट्रैक्शन यानी फूड के दरमियान में लेना पड़ता है, हाई डोज में लेनी पड़ती है 300 मिलीग्राम में। तो यहाँ पे जो 40 mg के साथ और 80 mg के साथ फेबॉक्सास्टैट गोयूरिक में अवेलेबल है, वो एक बेहतरीन ट्रीटमेंट है हाइपरयूरिसीमिया के लिए, अगर यूरिक एसिड के लेवल 6 से एलिवेट करके 7 या 8 पे चले जाते हैं। अगर गाउट हो जाए, जिस तरह बताया कि इसको राइट एंड टाइम पे कंट्रोल ना किया जाए तो एकम्युलेट होकर क्रिस्टल फॉर्म में गाउट बन जाते हैं, जो कि टोज़ के अंदर डिफरेंट जगहों के ऊपर है, जॉइंट्स के अंदर। तो फिर वहाँ पे जो ट्रीटमेंट है वो एनसेड्स जो पेन किलर होती है, नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, और कॉल्सेचिन और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो है दी जाते हैं। ये बेसिकली रिलीव कर देता है सिम्टम तकरीबन 2 डेज़ में, 24 आवर्स में, ऑलमोस्ट 1 डे के अंदर रिमूव कर देता है। ये मैंने देखा है कि कुछ डॉक्टर्स भी पूछते हैं कि अगर गाउट का साथ पेशेंट आता है तो हम यही रिकमेंड करवाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब वहाँ पे एनसेड और कॉल्सेचिन वगैरह ऐड की जाए, ताकि गाउट जो बना हुआ है उसके क्रिस्टल जो है वो पहले ब्रेक डाउन हो, और उसके बाद फिर फेबॉक्सास्टैट जो है वो उसको वहाँ पे जेंथीन ऑक्सीडेज को इनहिबिट करती रहेगी, यूरिक एसिड के लेवल डाउन होंगे, लेकिन जो ऑलरेडी टोफाई बना हुआ है उसका ब्रेक डाउन और एक्सक्रीशन के लिए जो कॉल्सेचिन और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और साथ में एनसेड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एनसेड्स पेन रिलीफ करते हैं। फेबॉक्सास्टैट के साइड इफ़ेक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं डॉक्टर कई, तो ये मैं भी यही कहूँगा कि आम बैक या जॉ पेन है, उसके बाद कुछ स्टूल्स के अंदर ब्लैकिश होता है, ब्लडी नोज़ वगैरह है, चेस्ट पेन है, कुछ डिस्कम्फर्ट है, क्लाउडी यूरिन वगैरह है, तो ये ऐसा इतने डायरिया ये इतने है कि ये बहुत रेयर केसेस में है। अगर खुदा न खास्ता किसी को बहुत ज़्यादा हो तो बेशक इसको स्टॉप कर दे और फिर दोबारा से स्टार्ट कर ले। तो ये डिपेंड करता है कि ऐसा को इतने नॉन साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हम हमेशा उन चीज़ों के ऊपर बात करते हैं जो कि हमारे बाकायदा प्रिस्क्राइबिंग इंफॉर्मेशन के अंदर मौजूद है, चीज़ें इस प्रोडक्ट के हवाले से या हमारे ब्रांड के हवाले से भी। तो ये इसकी फॉर्मुलेशन है, 40 mg और 80 mg दोनों में स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। और कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर मुझसे पूछिए। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन एंड सपोर्ट।
ईमेल है mirza.zamir@gmail.com, यूट्यूब का लिंक है मेरा, फेसबुक का है, इंस्टाग्राम का है, लिंक्डइन का है, स्लाइड शेयर के ऊपर भी ये अवेलेबल हो जाएगी। मेरा जो है डायरेक्ट नंबर भी है और व्हाट्सएप नंबर भी है। एनी क्वेश्चंस आपका अगर कोई हो तो ज़रूर। हमने इंशाल्लाह ये भी एक रवायत शुरू की है कि डिफरेंट ड्रग के मोड ऑफ एक्शन के ऊपर भी बात किया करेंगे। डॉक्टर चैम्बर के अंदर पेश आने वाली मुश्किलात या लोगों को कैसे डॉक्टर चैम्बर के अंदर बिहेव करना है, उनके ऊपर भी गाहे बगाहे बात करते रहेंगे। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ज़रूर अपने जानने वालों को, दोस्तों को भी इसको फॉरवर्ड करें। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।